हमारे पास डल बुलवार्ड रोड नहीं है। वन पोस्ट रियली वन पोस्ट। हमने करोड़ों रुपया उस पे खर्च किया। नेचर क्या है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? आप देखिए डल की हालत क्या है आज, लेकिन डल वैसा का वैसा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम आप सभी का एक और ताज़े शुमारे सीरीज टॉक विद हाजी। आज हमने सोचा नाजरीन के साथ मैं रूबरू हो जाऊं ओपन एयर में, क्योंकि आज जिस मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे वो भी नेचर लवर है और उसकी वाबस्तगी भी इसी डिपार्टमेंट से है। हमारे कंट्री के जो कैपिटल है दिल्ली, वहाँ के एसआरएम यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंसेस में। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम अपने इस एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं, क्या एनवायरनमेंट है हमारा। हाल ही में अगर आपने देखा जो विंटर में जो हम सोच रहे थे बर्फबारी हो जाए राइट टाइम पे नहीं हुई, क्या वजूहात है आखिरकार? क्या हमसे भी ही नहीं कोई भूल हो रही है जिससे हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है? डॉक्टर उकाब अली, खैर मकदम, वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी टू द प्रोग्राम। थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइए। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि माय नेम इज़ डॉक्टर उकाब अली बाबा। आई बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट बडगाम एंड बडगाम में एक शहर है चरार शरीफ से मैं बिलोंग करता हूँ जी। इब्तिदाई तालीम तो यहीं से हासिल की है एंड देन आफ्टर आई हैड डन माय बैचलर्स फ्रॉम श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर जी। उसके बाद आई हैव टेकन माय मास्टर्स कोर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अच्छा। and after that I have done my PhD from University of Kashmir and I was working here as an contractual assistant professor. Then recently I have shifted to Delhi in SRM University. I work as assistant professor in Department of Environmental Sciences. मुझे ये बताइए, आपने कहा कि इब्तिदाई तालीम चार शरीफ से हासिल की, देन यू शिफ्टेड टू श्रीनगर, देन यू वेंट टू जम्मू, उसके बाद वापस यूनिवर्सिटी आना, और ऑल टुगेदर ये जो फील्ड आपने चुना है एनवायरमेंटल साइंसेस ही क्यों, कोई और फील्ड क्यों नहीं? देखिए हमारे यहाँ एक मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। हमारे एसपी कॉलेज में एक सर रहा करते थे डॉक्टर आरिफ अमीन, हमारे टाइम पे पढ़ाते थे और हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस वक्त डॉक्टर हुमैरा कादरी थी। अच्छा। उनसे हम बोलते थे कि मैम आप तो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं कि आप हमें बताइए एक फ्यूचर आपको लग रहा है इस सब्जेक्ट में। उन्हें बताया कि बेटा आपको आज नहीं लगेगा, बट इन कमिंग ईयर्स दिस सब्जेक्ट हैज अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल। एंड हमें भी उस सब्जेक्ट को लेके एक लाउड डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि ये जो आप एनवायरमेंटल की बात कर रहे हैं तो पहले इन्फेंसी स्टेज में था, लेकिन आजकल जो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में इट हैज बिकम द मैंडेटरी पार्ट इन आवर एकेडमिक्स। नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, रिसर्च में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसके लिए आप जैसे कि आप अभी इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि क्लाइमेटिक शिफ्ट्स है, हमारे पास विंटर जो स्नोफॉल है वो भी कम हो रहा है। तो दिस सब्जेक्ट हैज अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल, बट हमें समझने की जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट फुली। अगर मैं डॉक्टर को आपसे एक सवाल करूं कि नेचर क्या है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? एज ए लेमैन मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, नाजरीन भी समझे नेचर क्या है। सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो मैं इस वक्त आपको बताना चाहूंगा, नेचर क्या है। आप जिस जहां पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं जी, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द नेचर। अच्छा। इससे बड़ी डेफिनेशन आपको नेचर की मिल ही नहीं सकती। आपके आसपास जो भी है, जो भी आपके पास आपके आसपास आप देख रहे हैं इस टाइम, आप देखिए कि नंबर ऑफ शोज हैव बीन कैरिड आउट इन द स्टूडियोज एक्स्ट्रा। अच्छा। लेकिन एक अलग ही आपने भी एक लोकेशन चुनी हुई है। हमें भी अच्छा लगा कि आप ओपन एयर में ये कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द नेचर व्हाट इट इज इन एक्चुअलिटी। दिस इज द नेचर। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो हमारी इन्वॉल्वमेंट नेचर में जो हमने डिस्टर्ब इसको किया है और उसके खमियाजा हम भुगत रहे हैं, क्लाइमेटिक शिफ्ट हो रहा है, वक्त पे रेनफॉल नहीं है, एक्सट्रीम हॉटनेस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट क्या है? देखिए हाजी साहब, आपने अभी बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्लाइमेटिक शिफ्ट्स क्या है। क्लाइमेटिक शिफ्ट्स में अगर इस वक्त कश्मीर में हमें पहले लगता था कि नहीं है, एक अलग सा एरिया है जहां पे हमें सब कुछ चीजें अच्छे से मिल रही है, रेनफॉल पैटर्न्स में आ रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से आप भी देख रहे हैं कि स्नोफॉल एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है उसमें। अभी हमारे यहाँ चिलाईकलान में 21 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी तक हमें लगता था कि चिलाईकलान में अच्छी खासी बर्फ होती थी, जैसे हम अर्ली 90s अर्ली 80s की बात कर रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हैं कि एक ड्रास्टिक चेंज आ गया है, जिसको आप क्लाइमेट शिफ्ट बोल रहे हैं। हमारा पैटर्न ही चेंज हो गया है। हम जिस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम जनवरी फेब और दिसंबर में, वो हमारा आजकल फरवरी मार्च अप्रैल की ओर शिफ्ट हो रहा है। और जिस वक्त हमें बारिश चाहिए होती है,
वी आर हैविंग द ड्रॉट्स इन दैट कंडीशंस। और जिस वक्त हमें अच्छी खासी धूप चाहिए होती है, उस टाइम हमें एक्सट्रीम कोल्ड पड़ रहा है। पिछले साल की मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। लास्ट टाइम जब ये फ्लावरिंग सीजन था, हमारे यहाँ जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक इस टाइम जैसे आप देख रहे हैं बैक साइड में भी फ्लावरिंग सीजन है। इस फ्लावरिंग सीजन में हमें क्या चाहिए कि हमें एडुकेट सनशाइन चाहिए। अच्छा, एब्रप्टली अगर आपका टेम्परेचर शिफ्ट हो जाएगा और आपके रेन फॉल होना स्टार्ट होना जाएगा, ये जो फ्लावर डेवलपमेंट है इसमें इंपैक्ट हो जाता है। और एब्रप्टली आप क्या देखेंगे, ये जो फ्लावर्स है ये डाउनफॉल हो रहे हैं फ्रॉम द ट्रीज, और उनकी वजह से आपकी क्वालिटी भी कम हो रही है, क्वांटिटी की आप बात ही नहीं कर सकते हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूं, जिस टाइम आपको एक सफिशिएंट टेम्परेचर, एक वेदर क्लाइमेट की जरूरत होती थी, हमें जिस टाइम सनशाइन की जरूरत होती है, एबंडेंट सनशाइन की चाहिए, उस टाइम हमारे यहाँ पीक सीजन में, जैसे अभी मार्च की आप बात कर रहे हैं, जितना टेम्परेचर आपका लो में जाएगा उतना आपका क्वांटिटी ऑफ दिस फ्रूट उस पर असर आएगा ही आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट एक पूरी नहीं हो पा रही है। जितना टेम्परेचर उसके लिए चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। आपकी जो क्वांटिटी है ऑब्वियसली वो कम हो रही है। लास्ट ईयर इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर आप किसी से भी डिस्ट्रिक्ट बडगाम में या शुपियन से भी पूछेंगे, लास्ट ईयर आपका जो पियर होता है कश्मीर में, जिसको आप नाग कश्मीरी भी बोलते हैं, द क्वांटिटी वाज वेरी मच लेस। रीजन भी आपका आपका जो मार्च था, आपका जो अप्रैल था, मेजॉरिटी जो सीजन रहा उसमें रेनफॉल हुआ, टेम्परेचर जो चाहिए था इसके डेवलपमेंट के लिए वो बिलो मैक्सिमम से भी मिनिमम से भी बिलो चला गया। और रिजल्ट आपके सामने भी है कि हमारा जो प्रोडक्शन था इस इंपॉर्टेंट फ्रूट का वो बहुत ही कम रह गया। डॉक्टर साहब, अगर हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें, है क्या ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन? किन चीजों से एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है? देखिए, जब आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन हम उस हर एक हरकत को, हर एक चीज को बोलेंगे जो एक अनडिजायरेबल चेंज है। अच्छा, जैसे आप घर बना रहे हैं, घर में एक डिजायरेबल, आपने एक आर्किटेक्ट को लाया, उसने आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल दे दिया और आपने मकान बना लिया। कोई चीज आपको लग रही है कि ये अच्छा नहीं है, आप उसको हटा के कुछ चीज नहीं बनवा रहे हैं। इसी तरह नेचर में एक बैलेंस है, अच्छा, एक कंसंट्रेशन है हर किसी चीज की। जब आप उस नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हो, एक अनवांटेड चीज आपके एनवायरनमेंट में आ रही है, जो भी ये अनडिजायरेबल चेंज है, जैसे अभी आप बता रहे थे स्नोफॉल कम हो रहा है, जैसे आप अभी बता रहे थे इंटरप्टेड रेन्स आ रही है, उस टाइम पे रेन्स आ रहे हैं जब हमें जरूरत ही नहीं है, उस टाइम पे स्नो आ रहा है कि जब हमें उस टाइम स्नो की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये एक अनडिजायरेबल चेंज है। इसी अनडिजायरेबल चेंज को किसी पे भी, चाहे आप बायोलॉजिकल नेचर की बात करें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर ये तीन चीजें आपके किसी भी एनवायरमेंट में अनडिजायरेबल चेंज ला रही है, उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, एक तो हो गया ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें, उनको भी हमने नहीं छोड़ा, उनको भी हमने पोल्यूट किया और खामियाजा हम भुगत रहे हैं। वैसे डिजीज सामने आ रही है जिनका नामो निशान 20 साल 25 साल पहले नहीं था। किस तरह की मतलब वो जो नुकसानात है हमारे ऊपर, अगर हम वाटर बॉडीज को कंटिन्यूसली ऐसे पोल्यूट करते गए? देखिए हाजी साहब, एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम मार्केट में जो पानी ला रहे हैं, पानी की बोतलें हमें मिल रही है, तो 20 रुपए की एक लीटर की पानी की बोतल आपको मिल रही है जी। मैं आपको 50 साल पीछे ले जा रहा हूँ। 50 साल पीछे आप जानिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा, बिकॉज एट दैट टाइम ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके जो वाटर बॉडीज है हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। टाइम एक अलार्मिंग रेट ये है कि हम पानी खरीद के पी रहे हैं, इससे बड़ी आपको क्या बताऊं मैं। अच्छा, तो आजकल को जो हमने आप डल लेक की बात कीजिए, झेलम की बात कीजिए, हमारा मेजॉरिटी आप जो वेस्टेज है वो हमारा डंपिंग यार्ड बन गया है। आप डल की बात करें, आप झेलम की बात करें, इंडस्ट्रियल सेटअप्स, वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मतलब डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। अच्छा, आप इंडस्ट्रीज को बना रहे हैं, वेरी गुड, ऐसे नहीं कि डेवलपमेंट यहाँ से हो वहां से नुकसान। आप इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, आप कोई भी सेटअप बना रहे हैं, इट इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए आपको एनवायरमेंट पे कंप्रोमाइज नहीं करना है जी। आप देखिए डल लेक की हालत क्या है आज, हमने करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया, लेकिन डल वैसा का वैसा है। उसमें यूट्रॉफिकल लेवल्स में भी वो चला गया है, जो चीजें कभी हमने सोची नहीं थी। जिस पानी को हम एक सैक्रेड पानी मानते थे, आदमी जाके आराम से वहां से पी सकता था, अगर 5 मिनट पहले आपने डल का पानी पी लिया, उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये कंडीशंस है। आप उसमें आपने हाउस बोट्स को बनाया वहां पे, नो डाउट दे आर गिविंग अस इकोनॉमिकल रेंट्स,
लेकिन उनका जो वेस्ट है, आपके जो सराउंडिंग एरियाज है डल के, उनका सारा वेस्ट जो है, आपने डल को एक डंपिंग यार्ड बनाया और नजर आपके सामने है। हमारे पास डल बुलवार्ड रोड नहीं है। द बुलवार्ड रोड इज नॉट ओनली द डल, गो इनसाइड द डल अच्छा and check the conditions of that water place. It has been deteriorated to the alarming levels. मुझे ये कहने में भी ये मैं नहीं कतराऊंगा कि in next 10 or 20 years the things can be different. अच्छा We will not be able to see the Dal what we use it. आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे, अभी तो इसका 11 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, अच्छा लेकिन बोला जाता है, किताबों में लिखा है कि आपका जो खानियार है वहां से दल स्टार्ट होता। आपने इसको पहले श्रिंक किया, अपने आपको कंस्ट्रक्शन को अलाउ कर दिया, अपने एरिया वाइज भी इसको काम कर दिया। चलिए एरिया वाइज काम हो ही गया, अब जितना बचा हुआ था वो भी आपने क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज किया, आप क्वांटिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छा रिजल्ट आपके सामने है कि हम एक एस्थेटिक वैल्यू डल का नहीं पेश कर पा रहे। इट्स अ रियलिटी कि हम एस्थेटिक वैल्यू उसका नहीं। जहलम की भी वही बात है जी। जहलम में आप देखिए कहाँ कौन सा जहलम, आप अगर जहलम के सोर्स पे जाएंगे, यू गो टू वेरीनाग, आप उस वाले पानी को देख लीजिए हाउ क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर इट इज। फिर आप श्रीनगर, इस्लामाबाद, फिर आगे आगे डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए कि क्या ही हालत है इस वाटर से। कैसे हम इसको सुधार सकते हैं? देखिए सुधार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बता रहा हूं कि हम में सुधार आना चाहिए। पीपल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोबोटिक वे बना के आप उनको बताना है कि आप नहीं करिए। हमें घर से स्टार्ट करना है। वी एज अ सोशल एनिमल्स, हम में एक चीज आना चाहिए कि नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी, अभी हमें पानी खरीदना पड़ रहा है, आने वाले वक्त में आपको ईयर भी खरीदना पड़ रहा है, जैसे कि हो रहा है चाइना में। आप देखिए चाइना में अगर आपको साफ हवा पीना है, मार्केट जाके वाइटलिटी ईयर खरीद के पीना पड़ता है। अच्छा, तो आज वो कंडीशंस में हम है कि हम पानी खरीद रहे हैं। क्या पता नेक्स्ट 10-20 सालों में हमें ये भी पता चले कि हमें हवा भी खरीदनी पड़ेगी। इतना हमने हर किसी शोबे को खराब करके रखा है। और रेस्पॉन्सिबल पर्संस और द ह्यूमंस। मुझे याद आ रहा है शेखुल आलम का एक वर्स है, अनपोष दलियल वन पोष। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जहाँ फॉरेस्ट की लाइन थी उनको काटा जा रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही है, फ्री हैंड दे रहे हैं हर एक को कि आप जहाँ पे चाहिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इससे क्या असर पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे, हमारे समाज में? सोसाइटल जो इम्प्लीकेशंस होती है वो एक अलग है। जितना आप फॉरेस्ट कवर कम कर रहे हैं उतना आपका क्लाइमेटिक शिफ्ट होने की चांसेस मोर। अच्छा, जितना आप फॉरेस्ट को डिग्रेड कर रहे हो, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर रहे हो, जितना एरिया आपका फॉरेस्ट का कम होता जाएगा उतना आपका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आएगा क्लाइमेटिक चेंज। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि एक जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक ग्रीन हाउस गैस है, ये कार्बन एब्जॉर्बर्स होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में, जैसे इनका बेसिक प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। तो जितने आपके ट्रीज है, इसलिए हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बी एनहांस्ड। जितने आपकी ट्रीज चली जाएगी, लगाएंगे, फॉरेस्ट करेंगे, उतना आपका जो कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आपकी नीचे आ जाएगी। लेमैन के लिए बता रहे हैं। और अब आप उसी चीज को आप हटा रहे हो। आपको लग रहा है कि समर्स में हमारा टेम्परेचर पहले 34 कश्मीर वैली से ज्यादा नहीं जाता था, अब 35 भी आ रहा है, 35.6 भी आ रहा है, 36 भी टच कर रहा है। और एक इंटेंसिटी आप देखिए कितनी होती है सन रेज में जी, पहले वो नहीं होती थी। जितना आप फॉरेस्ट एरिया को कम कर रहा है उतना आपका डिग्रेडेशन जो लेवल है, फर्स्ट इंपैक्ट ह्यूमंस पे आएंगे। आप देखिए हमारे एक ट्राइबल एरियाज रहते थे, वैरायटी ऑफ द थिंग्स वेयर प्रेजेंट विद देम, वैरायटी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स उनके पास होती थी। आप यहाँ यूसमर की बात करिए, आप गुलमर्ग की बात करिए, आप सिंथन टॉप की बात करिए, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, इनफैक्ट मेडिसिनल प्लांट्स उनके पास होते थे। नहीं होता था। हमारे यहाँ कश्मीर में एक मेडिसिनल प्लांट होता था, अर्निबिया बेंथिनी, जैसे सिंथन टॉप में वो मिलता है। गांदरबल के साइड से जब आप श्रीनगर जाओगे, लार ऊपर दारा के ऊपर साइड से, वहां पे भी मिलता है। गांदरबल में भी मिलता है हाई अल्टीट्यूड में, जिसको कश्मीर में काहज़बान बोलते हैं। अच्छा, मैं एक आई विटनेस हूँ। हम सिंथन टॉप उसकी कलेक्शन के लिए जाते थे। अच्छा, तो एक साल हम गए तो अच्छा खासा एक पैच वहां पे हमें मिला, अबंडेंस ऑफ उस प्लांट की थी, अरेबियम का, काहज़बान की मैं बात करूं। नेक्स्ट ईयर हम गए, हमें नहीं मिला। अच्छा, दैट पैच वाज नॉट अवेलेबल विद अस। वजह यही था कि हमने एक्सेस दे दिया पूरी। देन आई केम गो टू द पीपल, हमें उनसे पूछा कि यार ऐसा ये एक प्लांट होता था, रिसर्च हम उस पर करते थे, तब हमें ये आसानी से मिल जाता था। फिर वहां से जो स्टोरी सामने आई, आई वाज शॉक्ड टू नो दैट
उन्हें बोला साहब यहाँ नीचे से सुबह सुबह लोग आते हैं सोमो में लेके, वहां ऊपर चले जाके उन प्लांट्स को लेके उनको मार्केट में बेच देते हैं। एक एक्सप्लॉइटेशन हो गई रिसोर्सेज की। अच्छा। नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास इतनी वेजिटेबल्स वाइल्ड वैरायटीज होती थी, जब हम लोगों से सुनते थे तो दिल खुश होता था कि ऐसी भी वैरायटीज होती थी। लेकिन आजकल वो तो सुनना का तो दूर की बात है, देखने की तो दूर की बात है, हमें सुनने को भी नहीं मिलता है कि ये चीज भी है। तो जितना आप फॉरेस्ट रिसोर्स को डिग्रेड करेंगे, इम्पैक्ट आपके इमीडिएट इम्पैक्ट आपको मिल जाएंगे। फ्लड प्रोन एरिया बन जाएगा, इरोजन प्रोन बन जाएगा। आप देखिए आपका जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मगर रोड में आपने कितने पैच को आपने डिफॉरेस्ट कर दिया। एवरी ईयर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इरोजन। तो जब भी आप एक कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ जाते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए, विदाउट एनवायरमेंट यू कैन नॉट लिव। देयर इजंट एनी सेकंड प्लेनेट टू लिव ऑन। जो जितना बचा है एक ही प्लेनेट है, और विदाउट एनवायरमेंट आप नहीं रह सकते। इसके साथ कोई कंप्रोमाइज ना कीजिए, आप रहिए। यू लिव सस्टेनेबली विद द एनवायरमेंट, देन सी द चेंज। डॉक्टर साहब, अगर हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम को माना जाता था कि राइस बाउल फुल वहाँ पे कल्टीवेशन होती थी, लेकिन आजकल अगर हम अपने पैडी फील्ड्स को देखेंगे, वो पैडी फील्ड शिफ्ट हो गए, या उनमें कंस्ट्रक्शन हो रही है या उनमें क्रॉप रोटेशन हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये सही हो रहा है और इसका नुकसान कितना है हमारे ऊपर? ऐसा आपने पहले ही बताया कि एक शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। राइस बाउल को आप, मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पहले पहले जितना भी राइस निकलता था तो हमें सफिशिएंट रहता था, एटलीस्ट हमारे जो आसपास के अपनी वैली में तो उतना चावल तो निकलता था। आपने एक अनऑथराइज्ड एक्सेस दे दिया, जो लैंड पहले जिसको आप यूज ही नहीं कर सकते थे पैडी ग्रोइंग के बगैर, आप उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। आपने एग्रीकल्चर को शिफ्ट किया हॉर्टिकल्चर को, आपने हॉर्टिकल्चर को शिफ्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। ये जो ट्रेंड आपको दिख रही है, दिस इज अलार्मिंग, दिस इज ट्रेमेंडस अलार्मिंग फॉर द पीपल। आगे आप देखेंगे कि जितना जितना आप ये करते जाएंगे, उतना इम्पैक्ट आपके लोगों पे आएगा। हमारे यहाँ आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हम वाइल्ड वैरायटीज को छोड़ के अब नई वैरायटीज लगा रहे हैं, और वो भी पैडी फील्ड्स में ही लगा रहे हैं। तो पहले जो एटलीस्ट हमारे घर में घर के लिए तो चावल निकलता था, अब तो वो भी नहीं निकल रहा है। आपने कंस्ट्रक्शन को इतना एक्सेस दे दिया, आपने जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसको कन्वर्ट ही कर दिया कमर्शियल लैंड में। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट है। उनको भी एक बार सोचना चाहिए कि व्हाई वी आर अलाउइंग द पीपल टू गो। आप इतना अनएक्सेसिव यूज कर रहे हैं अपने रिसोर्स, इसको हम रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन बोल रहे हैं। जिस चीज के लिए एक चीज थी, उसमें हमें अच्छा सा फायदा मिल रहा था, सब खुश थे। अब आपका एक मोटिव बन गया इकोनॉमिकल गेन्स के लिए। आप इकोनॉमिकल गेन हासिल करने के लिए कोई से भी डिस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार है। आप पैडी फील्ड को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को आप कमर्शियल हब में बना रहे हैं। तो ये जो चीज हमें, ये जो माइंडसेट है, दिस विल क्रिएट अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन अस। अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें, एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट की जो एस्पिरेंट्स जिन्हें आप भी अभी पढ़ा रहे हैं एज अ फैकल्टी ऑफ एसआरएम यूनिवर्सिटी में, आप है एज एपी काम कर रहे हैं, कि कैसा फ्यूचर लग रहा है आपको कि जो एस्पिरेंट्स इस डिपार्टमेंट को लेके अभी पढ़ रहे हैं? देखिए हाजी साहब, एक बात है कि माइंडसेट ऑफ द पीपल शुड बी डिफरेंट। माइंडसेट एक क्रूशियल गेम है आपके लाइफ में जी। अगर मैं भी ये माइंडसेट चला जाता कि एनवायरनमेंट में फ्यूचर नहीं है, तो शायद मैं आज बच्चों को नहीं पढ़ाता, शायद मैंने उसमें रिसर्च नहीं की। हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कि दीज आर द किंग, दीज आर द क्वीन, अदर देन देयर इज इट। अगर आपका टारगेट फिट है, अगर आपका टारगेट फिक्स है, एवरी सब्जेक्ट हैज अ पोटेंशियल, एवरी सब्जेक्ट हैज अ पोटेंशियल। मैं साइंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमैनिटीज की भी बात कर रहा हूं। अगर आपका टारगेट सेट है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, सेट योर टारगेट। वो आप ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, वो आप साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। किसी की सब्जेक्ट को ये नहीं बताइए कि एक सब्जेक्ट इट इज हायर, इसमें एक अपन हायरार्की है, नहीं ये बेस्ट है तो कोई दूसरे को नीचा दिखा रहे, नहीं। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स फ्यूचर, बट ये बात है कि आपके माइंड सेट चेंज करना। जाते जाते आपकी मैसेज क्या रहेगी, कैसे हम सेव कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट? मैंने पहले भी बताया कि द बेस्ट थिंग इज दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम योर हाउसेस। हमें एक कहावत बताई जाती है, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, हमें सीखना है। लेकिन हम क्या जा रहे हैं, हम अब ग्रेव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सीखा कुछ भी नहीं। वी आर एक्सप्लॉइटिंग अवर रिसोर्सेस, वी आर डूइंग वी आर टर्निंग एवरी स्टोन सो दैट हमें इकोनॉमिकल गेन्स चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि देयर इजंट एनी अदर planet to live on.
द ओनली प्लेनेट इज अर्थ। इसमें भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वी हैव टू लिव सस्टेनेबल। हमारी जो आदतें हैं उनको लाइफस्टाइल हमें उतना चेंज नहीं करना है, लेकिन एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल तो हम अडॉप्ट कर ही सकते हैं। सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ तो अडॉप्ट कर ही सकते हैं। हमें ये जो छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं, दिस विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन कमिंग ईयर्स। दिस विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन द कमिंग ईयर्स। शुक्रिया थैंक यू सर। बातें करने के लिए। और नाजरीन आपको कहेंगे, कहते हैं ना कि इफ यू विल टेक केयर ऑफ अर्थ शी विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। उससे साफ जाहिर होता है कि हम सब पे जिम्मेदारी आयद है कि अलमटी अल्लाह ने तो इस नेचर को बनाया ही है, कितना खूबसूरत है हमारा कश्मीर, लेकिन हम पे जिम्मेदारी आयद है कि ये जो नेचर है इसको किस तरह से हम अपने इन हाथों से सेव कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए हमारी सीरीज़। हमें ज़रूर कमेंट करके बोलें कि किस तरह लग रही है आपको ये सीरीज़। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।